So now moving to the question number 29. Explain the fact that in aryl alkyl ethers, the alkoxy group activates the benzene ring towards electrophilic substitution and it directs the incoming substituents to ortho and para position in benzene ring. कि यहाँ पर पूछा गया है कि अराइल अल्काइल ईथर्स में, कि ऐसे ईथर जहाँ पर एक ग्रुप अराइल होता है और दूसरा ग्रुप अल्काइल होता है, ठीक है। तो इन केसेस में जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो पहली बात ये बोल रहा है कि ये इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। दिस एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों करता है एक्टिवेट? देखिए, अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करना चाहता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो ये इलेक्ट्रोफाइल तभी अटैक कर पाएगा अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, वो इलेक्ट्रोफाइल को इजीली अट्रैक्ट कर पाएगा। तो OR या OH ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर था। अब अगर रेजोनेंस का यहाँ पर हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे कि ये जब लोन पेयर ऑक्सीजन से ट्रेवल करेगा तो नेक्स्ट ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा। तो आप इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। हमने पहले भी वो सारे स्ट्रक्चर्स ये ड्रॉ किए हुए हैं इन प्रीवियस लेक्चर्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा और ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे आ जाएगा। तो अल्टरनेट पोजीशन पे चार्जेस डेवलप होंगे और ऑक्सीजन पे इस पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और एक लोन पेयर रहेगा। और नेक्स्ट पोजीशन में फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जंप करेगा और ये पाई बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन पे। तो अब अगर आप टोटल देखें कि चार्जेस कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो चार्जेस डेवलप हो रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। एक बार ये ऑर्थो पोजीशन पे आ रहा है, एक बार ये पैरा पे आ रहा है और एक बार फिर से ऑर्थो पे आ रहा है। तो चार्ज जो फाइनली आपका आएगा, चाहे आपका यहाँ पर OR हो या OH हो या NH2 हो, इनकी वजह से जब चार्ज आता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। इसलिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आसपास होगा वो वहीं जाना चाहेगा जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो या तो वो ऑर्थो पे अटैक करेगा या वो पैरा पे अटैक करेगा। तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, क्योंकि ये एक डोनेटिंग ग्रुप है। किस इफ़ेक्ट से डोनेट करता है? मेसोमेरिक इफ़ेक्ट से। और ऑर्थो पैरा पे ही क्यों भेजता है इलेक्ट्रोफाइल को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ही बढ़ रही है, मेटा पे नहीं बढ़ रही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30th। राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। देखिए मिथॉक्सीमीथेन सिमेट्रिकल ईथर है, तो HI के साथ रिएक्शन होगा। तो मैकेनिज्म अब यहाँ पर लिखना है। तो HI एसिड है, तो H पॉजिटिव और I नेगेटिव में इसको ब्रेक कर लीजिए अगर, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H पॉजिटिव को गेन करेगा। तो इसको गेन करने के बाद ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया और ऑक्सीजन पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जो I नेगेटिव है, देखिए I नेगेटिव अटैक करेगा। तो I नेगेटिव का मान लीजिए पीछे से अटैक हुआ इस कार्बन पे, चाहे आप दूसरे पे भी करवा लें क्योंकि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये CH3 पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ के अपने पास रख लेगा। तो आपके पास CH3I प्लस CH3OH मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है। बट अगर आपको HI एक्सेस में दिया गया है, एक्सेस में, तब क्या होगा? तब ये जो CH3OH है ये फर्दर HI के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले प्रोटोनेशन होगी अल्कोहल की और फिर वाटर बाहर निकल जाएगा और आपका CH3I आपको मिल जाएगा। तो एक्सेस में जो अल्कोहल बनता है वो फिर से रिएक्ट करता है। बट अगर आपके पास एक ही इक्विवेलेंट दिया गया है तो आप एक बार रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन को रोक देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इसमें अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। देखिए एनिसोल इज बेंजीन पे OCH3 लगा होगा, इसकी अल्काइलेशन करनी है आपको फ्रीडल क्राफ्ट के साथ। तो फ्रीडल क्राफ्ट के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, एनहाइड्रस AlCl3 जो सबसे कॉमन कैटलिस्ट है, और क्योंकि अल्काइलेशन करनी है तो RCl आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, RCl सिंपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए CH3CH2Cl हम ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या बनेगा, ये CH3CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनता है, और जब वो अटैक करता है तो ये अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, और दूसरी बार ये पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। और ऐसा क्यों है, देखिए दो रीज़न। पहली चीज़ तो आपको करना क्या है, आपको ये जो RCl है इस R को यहाँ पर अटैच कर देना है। जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, पैरा पे भी एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगी। मतलब आप मान लीजिए कि ये HCl हमने निकाल दिया, ठीक है, और इसकी जगह H की जगह R ग्रुप को लगा दिया। तो ये एक कार्बोकेटायन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होगा। और क्योंकि OCH3 एक डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप किन पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पे। तो एक बार आपका ऑर्थो पे जाएगा आने वाला R ग्रुप, और एक बार जाएगा वो पैरा पे। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। अब दोबारा वही रिएक्शन है कि एनिसोल आपके पास दिया गया है, और नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है दैट इज कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। इस मिक्सचर को जब आप लेते हैं तो NO2 पॉजिटिव का अटैक होता है। किसका होता है, NO2 पॉजिटिव का। ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। और क्योंकि OCH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो एक बार आप ऑर्थो नाइट्रो बना देंगे, और सेकेंडली आप बनाएंगे पैरा नाइट्रो एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन। थर्ड इज ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल। अब देखिए ब्रोमिनेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन्होंने कहा इथेनोइक एसिड में आपको ब्रोमिनेशन करवानी है। तो ब्रोमिनेशन इन एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो इथेनोइक एसिड का काम यहाँ पर क्या है, जस्ट एक सॉल्वेंट की तरह काम करना। तो OCH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए ब्रोमीन कहाँ जाएगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे होगा और एक बार पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो देखिए एसाइलेशन में क्या होता है, या एसिटाइलेशन। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं आप, एसिटाइलेशन या एसाइलेशन। तो यहाँ पर हम इसको RCOX के साथ ट्रीट करते हैं, और आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट होता है। तो इसमें भी आपको काम वही करना है। यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन बाहर निकल जाएंगे, और ये जो RCO है ग्रुप, ये कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन बन के अटैक करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट वही होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो एक बार आप COR यहाँ लगा देंगे, दूसरी बार आप COR को जैसे एसिटाइल ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। ये आपको अल्कोहल बनाना है किसी एप्रोप्रिएट एल्कीन से। तो देखिए कौन सी एल्कीन ली जा सकती है, एल्कीन में वाटर आपको ऐड करना होता है। ठीक है, आप ये ले लीजिए और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इसको अगर आप सिंपल H2O ऐड करते हो एसिडिक मीडियम में, H3O पॉजिटिव रिएक्शन अगर करते हैं तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगी। तो ये जो कार्बन है जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस पर नेगेटिव पार्ट जाएगा OH, और ये आपका बन जाएगा। ठीक है, या इसकी जगह आप और भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, HgOC ट्वाइस H2O फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में NaBH4, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
अगर आपके पास एल्कीन इस तरह की है तो भी यहाँ पर अगर आप H2O को H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अगर ऐड करते हैं तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगी। तो इस कार्बन के पास, जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसके पास जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट, दैट इज़ OH। तब भी यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो आप चाहे H2O को H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ऐड करें या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। इस अल्कोहल को बनाना है तो देखिए सीधी सी बात है, अल्कीन तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम ले लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी भी, और इस पोजीशन पे एक ब्रांच है। अब यहाँ पर OH लगाना है तो चाहे आप डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, बात सिमेट्रिकल है तो बराबर होगी। ठीक है, तो इसमें अगर आप H2O को ऐड करते हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो भी ये कार्बन जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं इस पे नेगेटिव पार्ट आएगा, दैट इज़ OH इस पे अटैच होगा। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं, और कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा क्योंकि नहीं, वन मोर, एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखिए हो सकता है। यहाँ अगर हम डबल बॉन्ड ले लें अगर, ठीक है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड लें तब भी आपका यही कार्बन है जिस पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, 0 नंबर, तो यहाँ पर नेगेटिव पार्ट लगेगा, दैट इज़ OH। तो इसको भी अगर आप H3O पॉजिटिव से ट्रीट करते हैं तब भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड में यहाँ पे क्या ले सकते हैं आप, ये एल्कीन, इसमें अगर आप मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे तब आपको ये मिल जाएगा। सेकेंडली अगर आप ये एल्कीन लेते हैं तब क्या होगा, तब आपको यहाँ पर कार्बोकेटायन देखना पड़ेगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा पर साथ में एक और प्रोडक्ट भी बनेगा, तो अकेला ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इस एल्कीन को अभी अगर हम H2O/H पॉजिटिव में करते हैं तो जो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे उनमें से एक प्रोडक्ट ये होगा। फोर्थ के लिए बेसिक कार्बन स्केलेटन, तो हम एक बार यहाँ डबल बॉन्ड लगा लेते हैं तो जो कार्बन एटम है इसके ऊपर OH लगेगा। और सेकेंडली अगर आप यहाँ लगाते हैं डबल बॉन्ड तब क्या होगा, तो देखिए अगर इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनता है, इस कार्बन पे कार्बोकेटायन बनता है तो 3 डिग्री होगा, इस कार्बन पे बनता है तो भी 3 डिग्री होगा। ओके, तो दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब OH आपका इस कार्बन पे भी आ सकता है और सेकंड पे भी आ सकता है। तो इस केस में आपको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, बट इस केस में आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा डिजायर्ड प्रोडक्ट। Now the last question, when 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction takes place. मैकेनिज्म इसका देना है। तो देखिए ये आपके पास 3-methyl butane 2-ol है, 1 2 3 4, 3 पे मिथाइल है, 2 पे ओल है। HBr क्योंकि एक एसिड है तो एसिड में सबसे पहला अटैक क्या होगा, H पॉजिटिव को ऑक्सीजन के लोन पेयर गेन करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में होगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो प्रोटोनेशन के बाद क्या बनेगा, OH2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन का एक लोन पेयर रह जाएगा। प्रोटोनेशन के बाद क्या होता है, डिहाइड्रेशन। तो देखिए ये फर्स्ट स्टेप था प्रोटोनेशन का, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप इसको स्टेप वाइज लिखेंगे। स्टेप 1 प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, और फिर ये आप रिएक्शन लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप स्टेप 2 डिहाइड्रेशन या रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अब ये H2 बाहर निकल जाएगा तो आपके पास आएगा एक कार्बोकेटायन। ठीक है, कितने डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है आपके पास, ये इट्स अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो जब आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या इसमें इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में कन्वर्ट होने की ऑप्शन है, ये 2 डिग्री है। अब अगर मैं बगल वाले पोजीशन से हाइड्रोजन को उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ शिफ्ट कर दूं
तो इसको हम लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, कि मतलब अगल बगल की पोजीशन पे इसको अगर आप 1 लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है। हाइड्राइड का मतलब है H नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके जा रहा है। तब यहाँ पर क्या बनेगा, तो देखिए अब क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। अब ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आपको तब तक चेंज करते रहना है, मतलब तब तक कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना है जब तक वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे नहीं आ जाता, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के लिए। अब आप बोल सकते हैं कि अब जो HBr का मॉलिक्यूल है, अब क्या होगा, ये Br नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म। तो लास्ट पार्ट पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ब्रोमाइड Br नेगेटिव। तो दैट कंप्लीट्स द एल्कोहल चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस। आई होप आपको सॉल्यूशन सारे के सारे समझ आए होंगे, और क्योंकि NCERT की जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत वैरायटी की प्रॉब्लम्स ये पूछते हैं, ठीक है, तो आपके मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं या छोटी छोटी जो गलतियां आप करते हैं वो इन्हीं में कवर हो जाएंगी। तो किसी और कॉम्पिटिटिव बुक को सॉल्व करने से पहले मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप हमेशा NCERT को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें और वर्ड बाय वर्ड उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और एक बार आप इसको कम्प्लीटली पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के अगर सॉल्व कर पा रहे हैं, तभी आपको एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव की बुक्स को फॉलो करना चाहिए। तो एट अ टाइम यू शुड नॉट फोकस ऑन मोर देन 1 बुक इन एनी सब्जेक्ट। You complete 1 book first, then only you can shift to another. Okay? So thank you for your time. Have a nice day.